Hello friends, I am Neeraj Kumar and I'm back again with a new podcast. Today I'm sitting with a person who has been actively involved in more of the technology related activities since his college days. And he is the founder and director of Dreams System Innovations Private Limited. So let's know about him in his own words about his journey, the kind of work he is doing. I'm talking about Mr. Sudesh More sir. He is with us today to share his journey, to share his work with our students. So welcome sir. थैंक यू सो मच। जी सर। सर सबसे पहले आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से थोड़ा हमें परिचय कराएं। मेरा एजुकेशन जो है MNIT भोपाल से मैंने बीटेक कंप्लीट किया जी सर। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। जी उसके बाद मैंने IIM इंदौर जी जी तो से PGDM डिग्री कंप्लीट की जो Okay. अभी MBA डिग्री के इक्विवेलेंट होती है। ओके सर। हाँ तो जब मैंने इंजीनियरिंग की थी जी जी तो उस समय कैट IIT JEE और AIEEE करके दो एग्जाम होते ओके हैं। सर। आजकल तो AIT JEE अब तो मर्ज कर दिया है तो मेंस एडवांस एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिर IIM का भी कैट क्लियर करके मैंने किया था। उसके बाद मेरे IIM के रहते रहते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। जी जी और उसी के साथ साथ जो है IIM में ही सेकेंड ईयर में मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई थी ओके रोबोटिक्स के ऊपर। ओके वहाँ मतलब पे- एक जो सोसाइटी फॉर्म होती है या क्लब जैसा। नहीं, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज में कराई थी जो IIM के Okay. बिल्कुल पास में था। ओके संघवी इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ टेक्नोलॉजी। संघवी इंस्टीट्यूट जी जी। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ओके। और फिर मैंने अपना कंपनी 2010 में रजिस्टर करी। तो वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से थोड़ा सा आपको एक लगा कि Yes. खुद का वेंचर स्टार्ट करना। बिल्कुल। मैं एक्चुअली अपने जो कॉलेज लेवल है, जी। कॉलेज लेवल से ही मैं काफ़ी एक्टिव था। जी NIT भोपाल से मैंने जैसे बीटेक किया उस समय हमारा एक क्लब हुआ करता था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। ओके तो उस क्लब में उसका नाम था विजन, जिसमें हम टेक्निकल एक्टिविटी को प्रमोट करते थे। अच्छा तो उसी में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ और वही चीज़ वही पैशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इसको एज ए करियर आगे हाँ। बढ़ा लिया अपने आगे से। जी सर। तो मेरा जो दोस्त था, मतलब मेरा जो रूममेट तो नहीं होते IIM में, तो इंडिविजुअल रूम मिलते हैं। बिल्कुल बगल वाले रूम में जो मेरा फ्रेंड था जी। वो फ्रेंड बोलता था कि यार तेरा रूम ऐसा लगता है साउथ कोरिया की छोटी सी फैक्ट्री। उस समय मैं अच्छा। PCBs उस टाइप की चीज़ें बनाया अच्छा करता था। आप जैसे छोटे छोटे जी, से जी। कंपोनेंट्स वगैरह सब रखे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हम जानकारी चाहेंगे, जैसे आप बहुत ही वास्ट डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है जिससे आप अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल। और क्या क्या सर्विसेज आप कंपनी ऑफर करती हैं? तो मैं जो हूँ एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स डोमेन में काम जी। करता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डोमेन जो है थोड़ा सा कम समझ है लोगों में इसकी। जी, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको क्योंकि समझाने हर की कोई कोशिश टेक्निकली नहीं जान पाता कि क्या है IoT। बिल्कुल। CSIT के बच्चे तो बता देंगे इंटरनेट ऑफ करूंगा। थिंग्स जी क्या है, जी but जी। सभी नहीं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए इंटरनेट है। अभी जी। इंटरनेट से सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल। मोबाइल ऐप से सारी चीजें, मतलब जी। इंसानों को इंटरनेट इंसान से जोड़ रहा है। बिल्कुल सर। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों पहले आया इंटरनेट का जी। कॉन्सेप्ट, और इसकी जरूरत बहुत ही छोटी सी थी। वो ईमेल भेजना चाहते थे। हाँ और फिर जब ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े लोगों के पास पहुंची जी, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला इससे तो हम वेबसाइट बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते बहुत हैं। सारी कुछ किया जा सकता है। राइट। तो यही चीज, इससे इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो किया। जी फिर बाद में क्या हुआ कि इंटरनेट जो है वो इंसानों को जोड़ता है, जी बिल्कुल। मशीनों को भी जोड़ा जा सकता है। जी ठीक बिल्कुल। है। तो मशीनों को जोड़ने के लिए जो है जी हर डिवाइस को अगर आप इंटरनेट से जोड़ जी। दो उसको IoT कहते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप हम बात कर रहे हैं तो हमारा जैसे मोबाइल फोन हो गया या बिल्कुल, लैपटॉप हो गया, बिल्कुल। इसी की मदद से हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। बट मान लीजिए मेरा लाइट, जी आपका पंखा, फैन, AC, कूलर, जी। रेफ्रिजरेटर, हर चीज जो आपको दिख रही है अगर उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाए उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते जो कि अभी बहुत कॉन्सेप्ट ये Yes. अडॉप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक Adopt कंपनीज कर रही भी। हैं, बिल्कुल। सही है। हैं। अगर और एक एग्जांपल देखें तो जो ओला ऐप है, जी उबर ऐप है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जांपल है, जी, जिसमें बिल्कुल। आपका मोबाइल फोन जो है वो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सर। Right? तो ये हमारा मेन एक्सपर्टीज है। जी। जो हम हार्डवेयर डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके ये हमारा मेन एक्सपर्टीज है। जी इसके अलावा जो है हम लोग मैं रोबोटिक्स डोमेन में भी अभी हमने नया अपना एक वेंचर और स्टार्ट किया है। Second एम्बेडेड venture, सिस्टम प्रोग्रामिंग ये सब उसमें ये IoT में ही आता अच्छा, है। अच्छा। एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है सब IoT के अंदर जी। ही आता है। तो इसका अब हम काफी साल से एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जी। तो हम अब इसको बाउंड्री को और एक्सटेंड कर रहे हैं, जी। बियॉन्ड लेके जा रहे हैं। जी और रोबोटिक्स जो है वो ऑब्वियसली उसका बहुत डिमांड है अभी इंडस्ट्री में। डेफिनेटली सर, ऑटोमेशन हर कोई चाह रहा है। राइट। हाँ। तो रोबोटिक्स को जो है अभी हम नेक्स्ट हमारा डोमेन लेके चल रहे हैं। जी साथ साथ मुझे एजुकेशन में भी इंटरेस्ट है और ये सारी टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं तो बच्चों को भी सिखाएं, सभी लोगों को हम बताएं।
तो हम एडटेक में भी जो है जुड़े हुए हैं, और ये आईओटी के जो सारे जो हमारे आईओटी एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, मैटलैब, पीएलसी, स्काडा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब भी हम स्टूडेंट्स को या जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, फैकल्टीज को हम ये सिखाते हैं। अच्छा, ये हमारे कोर एरियाज मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप से। जी जी। तो मुझे लगभग हर महीने 3-4 बार कहीं ना कहीं इनवाइट किया जाता है। अभी जस्ट इस हफ्ते में एलएनसीटी भोपाल में जी उनकी आइडिया लैब है, वहाँ पे मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो उनको मैंने आईओटी पे ही बताया था। बहुत बढ़िया। ऐसी लंबी लिस्ट है। जी जी सर। सीएस और आईटी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, उसी दौर में ये आईओटी और ये रोबोटिक्स कल्चर जैसे से हमारे यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, तो उस बच्चों का एक रुझान भी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी फिक्स नहीं है। चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लो, हेल्थ केयर सेक्टर में ले लो, हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी है। और हर कोई आजकल एक्यूरेसी पे जा रहा है कि एक्यूरेट रिजल्ट मिले और उसका मैन पावर थोड़ा सा कम हो, ऑटोमेटेड चीजें उसको मिल जाए, ताकि एक सिंगल क्लिक में उसके बहुत से काम हो जाए बहुत सारी चीजों पे। तो ये वो सर कुछ उसको अगर उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आजकल जो दुनिया है वो बेसिकली जो है आपकी डेटा की दुनिया है। बिल्कुल सर, हर चीज डेटा पे हर चीज डेटा पे ही है सर, है ना। आप फेसबुक यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ये सब डेटा पे काम करते हैं। आप कैसे उनके साथ एंगेज होते हो, आपको कोई ईमेल आ जाएगा जीमेल, तो आपको वही आपको अमेजन पे एड्स आना शुरू हो जाएंगे। हाँ सर, वो तो ये जो डेटा सारा है, ये डेटा आता कहाँ से है? ये डेटा आता है आपके मोबाइल ऐप से, ये सब जनरेट करते हैं ज्यादा। तो आईओटी अगर हर जगह लग जाएगा तो डेटा कितना बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा, बल्क मतलब इतना बोलते हैं ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हम अभी पेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो इतना वास्ट फिर उसको हैंडल करना सब चीजों को, और प्रॉपर क्योंकि सर जानकारी भी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दो फॉर्म में होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड को फिर स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट करना, सब चीजें हैं। करेक्ट। तो आईओटी का एक एप्लीकेशन डेटा कलेक्शन भी है। डेटा कलेक्शन बहुत वास्ट लेवल पे डेटा कलेक्शन, और उसका ऑब्वियसली एनालिटिक्स से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, जैसे प्रेडिक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन। तो सर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी जो कंपनी का मॉडल है बेसिकली वो क्या मॉडल है, B2C, B2B एंड ऑल क्या है? राइट। तो हमारी कंपनी का मॉडल जो है हम 2 लेवल पे काम करते हैं, B2B एंड B2C दोनों। B2B एंड B2C जी। तो B2B में हम कस्टम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को IoT बेस्ड, ऑटोमेशन बेस्ड हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी, और जो है इंडस्ट्री के हिसाब से हम उसको उनको सप्लाई करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं दूं, जैसे कि अभी हमने यूनिसेफ और मैनेट के साथ एक प्रोजेक्ट हमने किया, जिसमें जो है क्या कहते हैं, हमारा जो हमने स्मार्ट हैंड वॉश स्टेशन बनाया। जिसमें आप हाथ धोएंगे तो ऑटोमेटिक पानी आएगा। प्लस यूनिसेफ ने एक गाइडलाइंस दी है कि आपको साबुन कम से कम 10 सेकंड तक अपने हाथों पे लगाना चाहिए। हाँ। तो हमारी जो मशीन है वो जैसे आप साबुन लेंगे ऑटोमेटिक साबुन आ जाएगा, मशीन वॉइस अनाउंसमेंट करेगी और वॉइस अनाउंसमेंट करने के बाद बोलेगी कि आप साबुन लगाएं, 10 सेकंड तक अच्छे से लगाएं, तब तक पानी नहीं आएगा हाथ धोने में। बिल्कुल। जैसे आप हाथ धोएंगे मतलब 10 सेकंड होने के बाद पानी आने लगेगा और फिर आपको थैंक यू करेगा। इस टाइप का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसके साथ हम स्मार्ट एनर्जी मीटरिंग पे एक प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम स्मार्ट एनर्जी मीटर्स जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे भी काम करते हैं, RFID बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। RFID तो सर जी। तो ये हमारे कस्टम है। हमने रिसेंटली अभी MPM KVCL जो भोपाल का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनसे अभी हमने टेंडरिंग में एक प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है। और एनर्जी डोमेन में भी हम काम कर रहे हैं। स्मार्ट ऑफिस, हमारा अभी ऑफिस पूरा स्मार्ट है। अच्छा, हाँ, इसका नाम पे काम कर रहे हैं जी सर। तभी अपन देखेंगे, एक डेमो सेटअप करके अपन इसको करेंगे। श्योर सर। तो ये हमारा बहुत ही क्रिएटिव साइड है, और इसके लिए हम क्रिएटिव इंटर्न्स और को भी हम देखते रहते हैं। आपसे जानकारी चाहूंगा, बहुत अच्छी बात भी कही। तो ये हमारा एक B2B मॉडल है। B2C मॉडल में जो है हम डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी कर रहे हैं, जिसमें मास लेवल पे जो स्मार्ट होम के प्रोडक्ट है। सर तो आजकल जैसे कि अप्लायंसेस का भी चल रहा है, जैसे और बड़े बड़े जायंट्स जो हैं, टेक जायंट्स हैं, उन्होंने भी काफी सब चीजों जैसे लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ करना, इनके साथ बाहर हैं और अंदर आ रहे हैं, उससे पहले आप AC ऑन कर दें, कूलिंग होने लग जाए। तो ये सब चीजें मार्केट में आ रही, पर लेकिन सर ये इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? मतलब जैसे ठीक है ये सब चीजें तो आ रही क्या, लेकिन ये जो अभी हम लोग अफोर्ड करते थे, तो वो उसी लेवल पे वो सब चीजें अवेल कर पाएंगे कि इसमें कॉस्ट के साथ मतलब कुछ थोड़ा बहुत हमें
चेंज दिखने को मिलेगा जैसे जैसे? बिल्कुल, तो ये सवाल आपका बहुत ही और काफी लोग उसको कॉस्टली समझते हैं, बट जी। इनफैक्ट आपके इंटीरियर जो आपका घर का आप इंटीरियर कराते हैं जी उसके हार्डली 10% से भी कम का इसका कॉस्ट आता है। जी और अभी कॉस्ट और कम होती जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आती जा रही है। जी साथ ही साथ इन सब सॉल्यूशंस में अच्छी बात यह है कि आपका एनर्जी मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल। तो आपका बिजली का बिल भी इसमें कम होता है। हाँ 20 से 30% जो है आपका बिजली का बिल भी कम होता है। अच्छा तो ओवरऑल आपको जो स्मार्ट होम का जो पूरा फीचर है वो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको बिजली का बिल भी कम हो रहा है जी और आने वाली लाइफस्टाइल हमारी स्मार्ट लाइफस्टाइल होने वाली है डेफिनेटली। बिल्कुल सर। तो ये अभी धीरे धीरे करके लोगों को इसमें समझ बनेगी और हाँ। ये फिर बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो करेगा। Self अभी भी awareness काफी ग्रो कर रहा है, टीयर 1 जी। टीयर 2 टीयर 1 सिटीज, बैंगलोर, वहाँ तो हैदराबाद, सर मुंबई, दिल्ली, इसमें काफी तेजी से ये चल रहा है। जी भोपाल में भी अच्छा पिकअप उन्होंने कर लिया है। जी जी सर, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे इंटर्नशिप से रिलेटेड, आपने बताया थोड़ा सा। बच्चों का एक मेन कंसर्न हमारे और सभी जो ब्रांचेस के होते हैं सभी का एक कंसर्न होता है कि यार अच्छी जगह से इंटर्नशिप करनी है। जी। और जो जिस फील्ड में आप सब कर रहे हैं आईओटी एंड रोबोटिक्स, वो तो डिजायर है सीएसआईटी वालों के बच्चों की। तो सर आप थोड़ा सा बताएं कि आप इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं फ्रेशर्स को, और करते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या होती है आपके यहाँ अप्लाई करने की, और क्या क्या स्किल सेट्स आप देखते हैं उसमें करने से पहले, और उस बच्चे को क्या क्या उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल में प्रोवाइड होता है जब वो एज एन इंटर्न आपके यहाँ काम करता है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। कितने बच्चों को आप मोस्टली एनुअल बेसिस पे या आप हायरिंग करते हैं, क्या बैंडविड्थ है मतलब उसकी, थोड़ा सा बताएं। तो देखिए, पहले तो हम लोग इन सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं ट्रेनिंग बेसिस पे। इसकी फीस 5000 से स्टार्ट है। जी जी। अलग अलग कोर्सेज हैं। अच्छा, इंटर्नशिप पेड रहती है मतलब अगर आप दोनों मॉडल है। अच्छा अच्छा मतलब आप कुछ सीखना, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। जी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है। जी। और आपको अगर प्रायर नॉलेज है तो हमारे यहाँ अभी लिंक्डइन पे जस्ट मैंने ओपनिंग डाल रखी हाँ है। सर, ओपनिंग का मिले तो लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन कि अगर आप हाँ। यहाँ से आप अप्लाई करें। पर्सनली तो आप मुझे कांटेक्ट कभी भी कर ही सकते हैं, जी। मेरे डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं, जी, कोई सर। दिक्कत नहीं है। तो एनुअली हम 5 से 6 इंटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं जी जो हमें यहाँ पे हमारे कामों में बहुत सारे एडवांस लेवल के काम होते हैं जी। जिसको हम बेसिकली जो है स्टूडेंट्स हमें बिल्कुल चाहिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स चाहिए। जी जो नॉलेज स्किल सेट है ऑब्वियसली हमारी एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई रहती जी। है और भोपाल में यूजुअली इस टाइप के स्टूडेंट्स हमें नहीं मिलते हैं। जी जी तो हम ये देखते हैं कि आपने अपने लेवल से कितना सीखा। जी। जैसे उसकी प्री रिक्वेस्ट क्या क्या होंगी? प्री रिक्विजिट जैसे अभी हम आईओटी पे काम करते हैं तो आईओटी की आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या? जी इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑर्डिनो जैसा प्लेटफॉर्म, Arduino, एम्बेडेड सिस्टम प्लेटफॉर्म। Raspberry क्या Pi, आपने Arduino, पहले से इस पे थोड़ा बहुत काम किया है? जी आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है? जी ठीक है, ये हमारा पहला क्राइटेरिया रहता है। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा रहता है वो रहता है कि आप जो है सिंसियर कितने हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, हमारी सिंसियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्योंकि वो कैसा Yes. बंदे का जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था जी, तो सर। भोपाल में अगर देखा जाए, एमपी में देखा जाए तो जो स्टूडेंट में मैच्योरिटी लेवल कम है। ये हाँ। मेरा एक पर्सनल सजेशन है सभी लोग को। जी। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो फॉलो अप लेना, रेज्यूम अच्छे से बनाना। हाँ आप अगर रेज्यूम में सारी चीज डाल रहे हैं, आपने डाला रोबोटिक्स डाल दिया, मैटलैब डाल दिया, सी डाल दिया, जावा डाल दिया, जी। डॉटनेट डाल दिया। उस पे भी मैं सर आपका चाहूंगा कि लाइट थ्रू करें थोड़ा सा। हाँ। कि बच्चे, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारा जो कर रखा है लिख देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, लेकिन वो सही में मतलब वो वर्दी है कि मतलब वर्कफुल है कि हम लोग इतना सारा लिखें कि एक आइडियल रिज्यूमे कैसे बच्चे को बनाना चाहिए। इसमें देखिए 2 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। आप जी। चाहे कंपनी के इंटरव्यू की बात करें या इंटर्नशिप किसी भी इंटरव्यू की बात करें, 2 टाइप के इंटरव्यू होते हैं। एक इंटरव्यू इस बेसिस पे होता है जी कि उस कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट क्या है। requirement फॉर एग्जांपल हमें क्या रिक्वायरमेंट जी, है, हम बिल्कुल। एक्सपेक्ट करेंगे उसको इलेक्ट्रॉनिक्स आता है कि नहीं, हाँ। एम्बेडेड सिस्टम आता है कि नहीं आता जी है। जी दूसरा थोड़ा जेनरिक होता है। जी हाँ तो जेनरिक लेवल में वो बेसिक आपसे चीजें पूछते हैं और आपने जो रिज्यूमे मेंशन किया हुआ है जी। वो सारी चीजें आपसे पूछते हैं। बिल्कुल। उससे ज्यादा वो कुछ पूछते नहीं। जी लेकिन हम रिज्यूमे वो चीजें मेंशन करते हैं जो आपने कभी सीखी नहीं। हाँ। आपने एक दिन का वर्कशॉप अटेंड करा हुआ, उसके आपने लगा दिया। सही। लगाना अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आप उसकी प्रिपरेशन तो करिए बिल्कुल कि बिल्कुल आपने उसमें क्या क्या किया हुआ है, प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल ठीक सर। है? तो स्टूडेंट ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है जी। तो हम उसको रिज्यूम में लगा दें। हाँ। वो कई बार उनको बैकफायर कर जाता है। बैकफायर कर देता है। इससे ज्यादा ये बेटर है कि आप लिमिटेड चीजें डालिए लेकिन आपको उसमें अच्छे से आता आना हो, चाहिए, मतलब प्रोफिशिएंसी हो आपकी। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब क्या आप सभी को समझ में आ गया है कि बच्चे यूजुअली ज्यादा चीजें डाल देते हैं जो बिल्कुल। उनको आता नहीं है। हाँ तो ऑब्वियसली हम भी इस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं कि रिज्यूम में उन्होंने क्या डाला हुआ है। जी बेसिक थोड़ी बहुत हम चीजें देखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं क्या, ऑर्डिनो वगैरह पे काम किया हुआ है हाँ। क्या। लेकिन फिर हम उनसे इंटरव्यू में पूछते हैं भाई आपने प्रोग्राम क्या बनाया। हाँ सही ठीक है, अब स्टूडेंट कहते हैं कि हमने 4 लोग के ग्रुप में काम किया था तो मेरा ये काम था। दैट इज नॉट जस्टिफाइड आंसर। बिल्कुल। आप एक ग्रुप में
काम करो, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक है आपका ना। हाँ बिल्कुल, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में हर चीज पता होना चाहिए। आपको प्रोग्राम पता होना चाहिए, आपको अब ये नहीं कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया था सर, हाँ कोडर ये था, मैंने Yes. फ्रंट एंड देख लिया था, मैं बैक एंड। बिल्कुल। तो ये इसको कुछ हद तक हम कहते हैं मैच्योरिटी लेवल। हाँ तो हमारे लिए मैच्योरिटी लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसा फोर्सफुल एनवायरनमेंट नहीं है बिल्कुल। कि आपको ये काम करना है, आपने नहीं किया तो हम रोज चेक नहीं कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट है, आपको एक काम है, आप 2 दिन में करो, 4 दिन में करो, हाँ ठीक है। हम फिर मैं, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, बिल्कुल। तो मैं कंटिन्यूस तो बैठूंगा नहीं, हमारी टीम भी नहीं बैठेगी, उनके पास अपने काम है। हाँ तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जी। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ाई करते हैं, जी और आप जो है एक इंडस्ट्री में या किसी जॉब में कैसे काम करें। हाँ। जॉब में आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपको एक काम दिया जा रहा है जो आपको करना है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको एग्जाम पास करना है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है है सर। ना। एग्जाम पास करें, आपको 5 सिलेबस है, 5 सब्जेक्ट है, सब में आपको मार्क्स लेना। हम तो एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, उसी में आप अच्छा करो। हाँ ये बात है। सो सही। और वैसे यूआईटी के काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, जी, जी। और मेरा फीडबैक यूआईटी के बच्चों का अच्छा रहा है, बिल्कुल सर, काफी सारे। जो एक मेरी काफी मेहनती है सर। हाँ मेहनती है, ये तो बट मेरी जो एक कंप्लेंट रही है हाँ, वो वो है तो इनकी सर सिंसेरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते ये सभी के लिए सब बता रहे हैं पैरेलल में, जी। जो सभी जो बच्चे हैं उनमें जो एक चीज सर ने ऑब्जर्व करी है उस पर सभी काम भी करें, कि जो एक मैच्योरिटी और सिंसियरिटी लेवल होता है वो थोड़ा सा इनकलकेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वही है कि आप जैसे अगर बहुत सारे काम एक साथ मत करिए, हाँ। एक काम को फोकस होकर करिए और बिल्कुल। उस पर रिजल्ट लाने की कोशिश हाँ कीजिए। बिल्कुल सर, और जो आप कमिट कर रहे हैं जी। उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक काम जब टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो ही फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल भी है, कि आप अगर उसको शोकेस करना चाहेंगे तभी तो। अदरवाइज 10 चीजें आप शोकेस करेंगे अपने रेज्यूमे में, और उस पर एक पे भी अगर आप अच्छे से नहीं होंगे, आपको स्किल नहीं आती होगी, तो फिर वो चीजें नकारात्मक हो जाती है हमारे लिए, बैकफायर जैसे सर ने कहा, तो ऐसा काम ना करें। तो बहुत अच्छा सर आपने बताया। सर जैसे आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात करें थोड़ा सा, तो इसमें भी मैंने एक चीज देखा है कि ये दोनों का समावेश है, मतलब एक काइंड ऑफ जो कहते हैं अमलगमेशन को, जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, कि जैसे आईओटी में जैसे किसी को वर्क करना है तो क्या उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का भी नॉलेज होना चाहिए क्या? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का, जैसे मानो मुझे कोई सर्किट डिजाइन करना है, वो ऑटोमेटेड करना चाह रहा हूँ, रोबोटिक कुछ है, तो उसको क्या क्या चीज मतलब सीखनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उसको क्या पाइथन प्रोग्रामिंग, ऑर्डिनो बोर्ड पे सिर्फ प्रोग्रामिंग ऐसे ही करने से उसका काम हो जाएगा क्या? कि उसको बेसिक थोड़ा सा एलिमेंट्री जो हमारी नॉलेज होती है सर्किटरी की, उसको भी रिक्वायर करना जरूरी है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो देखिए, अगर आप आईओटी डोमेन में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आना बहुत जरूरी है। जी सर। हाँ, उसमें मास्टरी की आपको जरूरत नहीं है, आपको एकदम मास्टर बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे ऑर्डिनो की हमने बात की, जो रेडीमेड है, उस पर आप अपने बहुत सारे शील्ड्स और हार्डवेयर लगा के उस पर काम कर सकते हैं। C++, और पाइथन, ये 2 लैंग्वेज जरूरी है जी। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम डोमेन में जाते हैं। एटलीस्ट आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि आप C++ भी अगर किसी को आती है तो भी सफिशिएंट है, सफिशिएंट। बट अच्छे से आनी चाहिए। यूजुअली ऐसा नहीं है कि बस आपने छोटी मोटी ट्रेनिंग कर ली, क्योंकि इसके डीपर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हाँ सर। वो यहाँ पे जब आप रियल फील्ड में काम करते हैं, आपको एप्लीकेशन लेना है, एग्जाम पास नहीं जी करना। सर बिल्कुल। तो वहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ऐसा बूलियन पे आपको बात हाफ होगी। मार्क्स नहीं मिलेंगे। बूलियन पे बात होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि रियल वर्ल्ड में जो होता है वो या तो 100% होता है, 0%। यहाँ पे 30%, 50%, 80% ये कुछ नहीं होता सर। ये समझ हमें रखना जरूरी है, इसलिए स्पेशलिस्ट की डिमांड होती है। जी सर। तो आप जैसे बोल रहे हैं अलग अलग ब्रांच है, तो आजकल देखे जाए तो सारी एप्लीकेशन फ्यूज हो चुकी है। हाँ। आईटी की बहुत सारी कंपनियां आईओटी पे काम कर रही है, जी। मैकाट्रॉनिक्स पे काम कर रही हाँ है, मैकाट्रॉनिक्स, बहुत सारी चीजों पे आज काम हो रही है। तो आपको आपके डोमेन में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और बाकी सारे डोमेन का आपको ओवरव्यू होना चाहिए। और आज इंटरनेट का जमाना है, तो आप इंटरनेट पे आराम से सारी चीजों का ओवरव्यू लेते हैं। हाँ। और 4 साल इंजीनियरिंग में बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम बहुत टाइम होता है। आप तो सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे बैठ के कितना, अब रोज 1 घंटा भी अगर यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, फंडामेंटल्स तो क्लियर ही कर लेंगे एटलीस्ट। आपकी वेब सीरीज 2-2, 3-3 घंटे की होती है, 1 घंटा आप यूट्यूब पे अच्छी चीज सीखने के लिए करें। बिल्कुल सर, ये बात तो सही बोले आप, बिल्कुल सही है सर। सर अभी आप करेंटली कितनी टीम साइज के साथ वर्क कर रहे हैं? हम लोग 10 लोग की 10 लोग की टीम है, और हम लोगों ने बहुत सारे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, मतलब अराउंड 5,000 प्लस प्रोडक्ट्स जी जी। अलग अलग डोमेन के सेल करते हैं। ओके। अलग अलग बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एनपीएम केवीसीएल हमारे क्लाइंट है, वॉल्वो आइशर है जी। केस कंस्ट्रक्शन जो है इंदौर, केस कंस्ट्रक्शन नोएडा। जी जी। तो ये सब हमने काफी सारे अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम किया। सर,
और सर आपके जो कंपनी में जैसे आप फाउंडर है, कोई को फाउंडर भी आपने? हाँ, मेरे भाई हैं साथ में। अच्छा अच्छा। मेरे को फाउंडर। जी जी जी। तो वो मार्केटिंग एंड सेल्स है, मैं मेनली ऑपरेशंस एंड टेक्निकल। अच्छा, ऑपरेशन का टेक्निकल का आप देखते हैं, मार्केटिंग सेल्स का मेरे ब्रदर। सर अभी आप इंडिपेंडेंटली ये वेंचर को रन कर रहे हैं कि कोई एंजल इन्वेस्टर्स भी आपसे जुड़े हैं? हाँ, तो मैं बूटस्ट्रैप्ड हूँ। बूटस्ट्रैप है हाँ, आप? मेरी एक्चुअली 2 कंपनीज हैं। जी सर। तो मेरी 10-12 साल की जो पुरानी कंपनी है वो बूटस्ट्रैप्ड है। जी। सेकंड अवतार बॉट करके मेरी एक सेकंड कंपनी है। अवतार बॉट। अवतार बॉट, जिसमें हम रोबोटिक्स पे काम करना चाहते जी। हैं। उसमें हम एक्टिवली लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स। ओके। तो अभी देखते हैं। बूटस्ट्रैप का मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको वही पैसा आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सटर्नल कोई फंड नहीं होता है। राइट सर? तो ये होता है बूटस्ट्रैप। और जो इनक्यूबेटर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टेड होते हैं चाहे इक्विटी या डेट बेसिस पे, उनके सपोर्ट में या उनके वेंचर में इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके साथ, तो वो फंडेड कहलाते हैं। तो ये 2 टाइप से चलता है। तो सर मुझे ये बताइए कितना मुश्किल रहा या कह सकता हूँ आपके लिए आसान रहा, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं, ये जर्नी को रन करना। और जैसे आप बूटस्ट्रैप वगैरह, तो पहला क्लाइंट फाइंड आउट करना कितना मुश्किल हो जाता है जब आप कुछ ऐसे डोमेन पे वर्क कर रहे हो जो कि ये नीश काफी यूनिक नीश है, अलग नीश है, क्योंकि हर कोई इस पे काम नहीं करता है, और एक जो ट्रस्ट फैक्टर गेन करना होता है, तो वो कैसे अचीव करा आपने कि पहला मतलब आपको कैसे क्लाइंट आपने अप्रोच किया और फिर कैसे फिर आप इस लीड में आगे बढ़ते चले गए? तो मेरी जर्नी मिक्स्ड में कहूँगा जी। काफ़ी चैलेंजिंग भी रही जी। काफ़ी फ्रूटफुल भी रही जी। कभी लगा बहुत मुश्किल है, कभी लगा बहुत आसान है। जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही और आज भी मैं जर्नी को बड़ा एंजॉय करता हूँ। जी सर। हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो शुरू मैंने एजुकेशन डोमेन से ही किया था। ये सारे कोर्सेज जो है मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अच्छा। और वहाँ से हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कोर्सेज डेवलप करना, साथ ही साथ खुद का टेक्निकल भी नॉलेज काफ़ी डेवलप किया। ओके। और फिर मेरे जो स्टूडेंट्स जो हमारे पढ़ते थे वो अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो गए। जी। और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, वो प्रोडक्ट बना सकते हो। जी। तो वर्ड ऑफ माउथ से हमारा अलग अलग जगह Okay. पब्लिसिटी हुई और वहां से हमने चलो ट्राई करते हैं। बिल्कुल। ट्राई करके प्रोडक्ट सक्सेस हो गए और उस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ी है। ओह। तो ये कहना कि क्लाइंट तो मुझे खोजना अभी तक तो नहीं पड़ा। जी। मुझे क्लाइंट खुद ही मेरे पास चल के आया है। जी जी बिल्कुल। बट यस, आगे मैं IoT को बहुत आगे और अच्छे लेवल पे लेके जाना जी चाह सर। रहा हूँ और इंडिया लेवल के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे हाँ। मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ताकि कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम कर सकें IoT के ऊपर। बिल्कुल। IoT में इंडिया में एक्सपर्ट्स की कमी है, हाँ सर, काफी वही भारी कमी है, बिल्कुल सर। क्योंकि IoT अभी भी इवॉल्विंग ही है, काफी इवॉल्विंग है। जी। उसका मेन रीजन है कि जैसे IT में अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जी। अगर आपका IQ अच्छा है तो आप बहुत जल्दी चीजें सीख सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन IoT में जो है आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होना प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। आपको समझ होनी चाहिए कि कोई चीज कहाँ फेल होती है। जैसे एक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, RFID बेस्ड सिस्टम जो है, चाइना का लॉकडाउन हुआ था और IC मार्केट में बहुत शॉर्टेज चला था, आपको पता ही होगा। बिल्कुल तो सर। हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आई, तो कई IC पूरे मार्केट में डुप्लीकेट मिल रही है इंडिया के अंदर। जी बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन भी है। तो अगर आपको डीपर बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है हार्डवेयर का कि भाई ये भी चीजें हो सकती है, जी जी। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर में 1+1 तो हमेशा 2 ही होगा, 2 ही। लेकिन हार्डवेयर में 1+1 0 भी हो सकता हो है। सकता है, सही बात है सर। तो ये एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो मैं लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ रहा हूँ और भोपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी कनेक्टेड हूँ जी। और भोपाल के बाहर भी बाकी इकोसिस्टम से मैं जुड़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लॉकडाउन के बाद स्पेशली बहुत अच्छा, लोग काफ़ी खुले हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने एक अच्छी बात ये कि सब लोग को ऑनलाइन जोड़ा सर। ऑनलाइन जोड़ने से लोगों ने बहुत दूर दूर तक अपने कनेक्शन बनाए। मेरे भी बहुत सारे लोगों से कनेक्शन जुड़े थे। जी सर। और अब काफ़ी लोगों से जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा। जी सर। सर आप इंक्यूबेटेड भी हैं, मतलब आपका जो जी। जी। तो मैं अभी बीनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर में हाँ, इंक्यूबेटेड हूँ। मेरी जो सेकंड कंपनी है अवतार प्राइवेट लिमिटेड, वो वहीं पे इंक्यूबेटेड है। जी। इंक्यूबेटेड होने से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे बच्चे स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करते हैं कोई फॉर्म वगैरह, तो उनको क्या एक सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ वो स्पेस वाइज हम देखते हैं या कनेक्शन वाइज देखते हैं, क्या हमको एडवांटेजेस मिल जाते हैं? हाँ, तो देखिए, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक नए एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप करने के लिए कुछ एक्सपीरियंस लेके स्टार्टअप करना अच्छा माना जाता है, बट आजकल ऐसा कोई रूल नहीं है। UIT में काफी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से ही अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली आपको जरूरत होती है वो आपको पता नहीं हो तो करना क्या है। जी बिल्कुल सर।
कहाँ पे जाना है, कैसे रजिस्ट्री करना है, क्या सारी चीजें। तो इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जो है सारी अवेयरनेस दी जाती है, सारी चीजें बताई जाती है, पहला चीज। दूसरी चीज, आपके साथ में बाकी फाउंडर्स, बाकी एंटरप्रेन्योर्स भी जो है वो वहां बैठे रहते हैं, तो उनसे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो मैं इनफैक्ट मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तब तो कोई इंक्यूबेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट लॉकडाउन के पहले मैंने बीने ज्वाइन किया, वहां से मेरा नेटवर्क इतना बड़ा है। आज तक मैंने कोई और फंडिंग नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया, इतने सारे लोगों से मैं जुड़ा हूँ कि आगे बहुत सारी चीजें मैं उनके साथ कर रहा हूँ, तो वो एक आपको फायदा मिलता है। फिर अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स आ गई, सीड फंड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें अगर आप एक LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको 15 लाख तक का ग्रांट मिलता है। ग्रांट का मतलब होता है आपको पैसे लौटाने नहीं है, वो सरकार आपको दे रही है। फिर आपको करोड़ रुपए तक का, इन केस अगर सर यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बिल्कुल कि जैसे 15 लाख का जो ग्रांट वो देती है, जी, कई बच्चों को ये लगता है या जो भी नए जो इस वेंचर में आए हैं, स्टार्टअप अपना अभी जस्ट शुरुआत ही करी है, तो वो पैसा इनकेस में लगता है यार फेल हो गया, बिजनेस नहीं चला, फिर तो ग्रांट का मतलब ये होता है कि वो आप पे रिस्क ले रहे हैं। रिस्क देखिए, ले रहे पहली चीज हमें ये समझना है कि 15 लाख मिल रहा है तो हर किसी को 15 लाख नहीं मिल रहा, हाँ, ठीक है। उसकी पूरी प्रोसेस होती है, आपका सिलेक्शन होता है, और अगर आप उस लेवल के हैं, कंपटीशन क्लियर करके आ रहे हैं, तो ही आपको मिलता है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसा फंड मिल रहा है तो आप ऑलरेडी उतने टैलेंटेड हैं, हाँ, ऐसा मान के चल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 15 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, इनके पास उन्होंने 1000 करोड़ का फंड रखा हुआ है स्टार्टअप्स के लिए। प्रॉब्लम होती है सही स्टार्टअप्स तक पहुंचना, राइट, जो एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर जो है सरकार की एक तरीके से मदद कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड रहते हैं। तो वहाँ के जो मैनेजर है वो देखते हैं कि आप डे टू डे कैसे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, एक ये है। दूसरा, आपके ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती है। मैंने ही 2019 में बीनेस में मेरा जो इंक्यूबेशन हुआ था उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था स्मार्ट सिटी भोपाल हैकाथॉन में, तो उसके थ्रू मैं वहाँ सिलेक्ट हुआ था। और उसके बाद भी एक और इलेक्ट्रॉन वाइब कंपटीशन है जहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। तो इस तरीके से एज अ टीम पार्टिसिपेट करना। हाँ, हम एक्चुअली अपना प्रोडक्ट आइडिया उनको प्रपोज करते हैं। तो जस्ट मतलब उसका एप्लीकेशन मॉडल भी बताना पड़ता है कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हमको वहाँ पे बताना पड़ता है? हाँ, तो इसमें 2 मॉडल हैं। एक, आप आइडिया लेवल पे अगर हैं तो आपको बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती, 10,000 15,000 तक मिलती है। लेकिन अगर आप एक स्केलेबल मॉडल है, अगर आपने अच्छा थोड़ा बहुत रेवेन्यू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आपका ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें मिल जाता है। पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, स्केलेबिलिटी है कि नहीं इसकी। बिल्कुल। और बहुत फंड आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अलग अलग स्कीम में बहुत ज्यादा फंड आ रहा है। बस आपको परफॉर्म करना है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा फंड मिल सकता है। लेकिन शुरुआत तो आप कर सकते हैं, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप आपकी खुद की जर्नी है। आप ऐसे दूसरों के भरोसे अपना कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के चीजें आगे बढ़ानी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर जैसे अभी आपने स्मार्ट हैकाथॉन एंड ऑल बताया, बहुत से ऐसे नेशनल लेवल्स पे भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें आप अपना जो भी आप कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं लेकर के आप प्रपोज करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और तो ऐसी कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, जो जिसका वो यूज नहीं कर पाते हैं अवेयरनेस की कमी के कारण, थोड़ा सा उस पर एक बात हम थोड़ी प्रकाश डालिए तो थोड़ा, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जानकारी मिले और वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें इन सब चीजों में। बिल्कुल। तो देखिए, आपके पास 3 तरीके के ऑप्शन हैं। जी सर। पहले तो स्टार्टअप इंडिया करके जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी सर, उसमें बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स अपडेट होती है। आप वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट के लिए ही एक आई थिंक कोई कॉम्पिटिशन है, मैं नाम उसका भी बोल रहा हूँ, जो नेशनल लेवल पे स्टूडेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए आपका वो करता है। उसमें अच्छी मतलब 50,000 से 1 लाख तक के प्राइज मनी है। एक वो ऑप्शन आपके पास अभी सीड फंड जैसे सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, और हर स्टेट अपनी स्कीम अलग निकालता है। गवर्नमेंट की अभी MSME पॉलिसी में जो है उसमें आपको रेंट पे थोड़ी सी सब्सिडी मिल जाएगी, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी पे सब्सिडी मिलती है। बहुत सारी स्कीम्स वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको इन्वेस्ट करते हैं, वो थोड़े से हार्ड नोज होते हैं, और बहुत ही अच्छा अगर आपका मॉडल होगा तो ही आपको सर STPI जो चल रहा है, तो STPI जो है आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, और STPI का एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो वहाँ पे भी आप इंक्यूबेट होके बहुत सारे स्टार्टअप्स वहाँ पे भी ये सब जो आप बता रहे प्रिविलेजेस मिलते हैं। सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। उनके जो स्पेसिफिक
जो उनकी बेनिफिट्स हैं वो आपको जो अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर है वो आपको बता सकते हैं। सबकी स्कीम्स अलग अलग आती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रघु सर का भी एक स्कीम में वो सिलेक्ट हुए हैं SPPI में। हाँ सर, उनका मैंने पोस्ट सिलेक्शन हुआ है, तो इस बारे में भी उनको बधाई। जी जी सर, बिल्कुल, हमने भी बधाई दी थी सर को। सर का मैंने पोस्ट देखा था। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। जी जी तो इसको कर सकते हैं काफी लोग। जी सर। और सर अभी आपके जो करंट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड आपका जो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिस पे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा उस पर हमें थोड़ा बताएं। तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने MPN KVCL का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। जिसमें हमने एक मॉड्यूल डिजाइन किया है जो हाँ। मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, और आप वो मॉड्यूल मीटर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हाँ। और वो मोबाइल ऐप से हम सारा डेटा जो है उसका अपन ले सकते हैं। अच्छा, इसलिए वो टाई अप आपने उनके साथ किया था कि डेटा आपको प्रोवाइड भी। नहीं, टाइप नहीं है ये, हमने प्रोडक्ट सप्लाई किया। हाँ हाँ। डेटा तो उन्हीं के पास है। डेटा उन्हीं का, हाँ। वो आपसे शेयर नहीं किया वो हमसे शेयर, वो तो वो उनका तो एक, confidential, जैसे हाँ। उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हाँ, करना बिल्कुल। होता है और बहुत सारी चीजें उस पर देखने के वो बाद डिप्लॉय करके अपना आपका। तो हमारा हार्डवेयर यूज करके वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ओके ओके। तो वो हमने जस्ट एक रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है। साथ ही साथ जिसमें होता है स्मार्ट ऑफिस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ। तो स्मार्ट ऑफिस स्मार्ट होम जो है इसको हमने एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम कर रहे हैं स्मार्ट बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा हाँ सर। तो इस पे स्मार्ट थोड़ा होम, बताएं सर। हाँ, तो स्मार्ट होम बेसिकली होम्स को फोकस इसलिए है। आजकल ये बहुत प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है और लोग इस पे स्विच करते जा रहे हैं। अब ये कब तक हमारे यहाँ भोपाल में संभव हो पाएगा, इस पे थोड़ा सा चर्चा करिए बिल्कुल कि स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आप दिखना भी चाहूंगा, शायद आपने जी। ऑफिस को भी थोड़ा कर रखा जी है कन्वर्टेबल। बिल्कुल आपको जी। दिखा देंगे। जी जी सर। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो स्मार्ट बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जी। प्राइवेट बिल्डिंग्स है, जैसे टीवी मॉल है, ये सारे जी, बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल। तो इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है कंजप्शन तो सर बहुत ज्यादा होता और इसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाती। है। हाँ, ट्रैकिंग भी नहीं पाता। आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो है बस इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो आपको भरना है। भरना है, सही क्योंकि घरों में भी ऐसा होता है, लेकिन जी। वहाँ पे घरों में इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, नहीं इतना होता। कमर्शियल बिल्डिंग। जी। तो हम अपना स्मार्ट स्विच बोर्ड बना रहे हैं। अच्छा। तो स्मार्ट स्विच बोर्ड में आपके पास पूरी मॉनिटरिंग रहेगी कब कौन सा डिवाइस ऑन हुआ है। ओके। साथ ही साथ उसमें एनर्जी मॉनिटरिंग भी आपको मिलेगी। ओके। मतलब कौन सा डिवाइस कितनी बिजली खर्च कर रहा है। जी। अब इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। जैसे टाइमर बेस्ड आपने चालू बंद कर दिया। हाँ जी बिल्कुल सर, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे हम फैंस में भी देखते हैं आजकल, बिल्कुल जो आजकल फैंस में जो स्टैंड फैन वगैरह है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है कि ऊपर टाइमर सेट कर दो आप, कि आप भूल के चले गए कहीं तो अपने आप ऑटोमेटिक 10 मिनट्स बाद वो हो जाएगा। Correct. बहुत सही है। और इसमें आपके पास सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल है। सेंट्रलाइज कंट्रोल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बिल्डिंग में अगर आप एक ऑफिस में बैठ रहे हैं और अलग अलग रूम्स हैं तो आप एक ही रूम में बैठ के सबका सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि आपका बिजली का जो बिल आ रहा है जी। वो सबसे ज्यादा किस डिवाइस की वजह से आ रहा किसके कौन सा सबसे ज्यादा कंजप्शन कर रहा है, है। जी हीट डिसिपेशन किस में ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इसमें हम और एडवांस लेवल पे काम करेंगे आगे, अभी हमारे इसके अंडर प्रोसेस में है। जी। जो डेटा आएगा उससे हम डेटा एनालिसिस लगा के ये तक बता देंगे कि आपका कौन सा एसी पुराना हो गया और कौन सा एसी नया है। नया है। क्योंकि जो पुराना एसी है, अगर 1.5 टन का एसी आपने डाला है बिल्कुल। उसका बिल ज्यादा आ रहा है और कोई दूसरे 1.5 टन के एसी का बिल कम आ रहा है, कम आ मतलब ये एसी जो है आपका खराब है। खराब है। मतलब नए एसी लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है ना कि उसी को यूज करना, क्योंकि इसका बिजली का बिल ही इतना आ रहा है कि आपको है। तो इस टाइप के हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसका सर पेटेंट भी आप लोग की? पेटेंट अभी मैं अप्लाई करूंगा। ओके ओके। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जी। उसके हम इसको अभी पेटेंट के लिए अप्लाई अच्छा, करेंगे। इसमें हम एक स्पेशलाइज टेक्निक, तो हमारा जो स्पेशलिटी है इसके अंदर वो है कि ये अभी आप जितने भी स्मार्ट होम वाली चीजें देखेंगे वो बेसिकली आपका वाईफाई बेस्ड है। ओके। तो आपके घरों में वाईफाई तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप डीबी मॉल में वाईफाई कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे, किस जी। किस सेक्शन में लगाएंगे? किसके सेक्शन में? तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस है लेकिन विदाउट वाईफाई है। ओके तो वो हम उसके अराउंड जो है हम पेटेंट पे अप्लाई करेंगे। ओके। तो ये आपने थोड़ा सा की डिफरेंशिएटर रखा हुआ जी, है। की डिफरेंशिएटर है स्केलेबल मॉडल। Scalable टर्म model। यूज किया जाता है जी। स्केलेबल। जी। स्केलेबल का मतलब है अगर आप एक डिवाइस लगा रहे हो तो आपको कितना खर्चा आ रहा है, और अगर हाँ। आप 10 डिवाइस लगा रहे हो तो कितना खर्चा आ कितना रहा है। खर्चा आ रहा है? यस। तो वो चीज होती है। तो आप तो इसका अगर कुछ मिनिमल एस्टिमेटेड आपने कुछ रखा है? अलग अलग डिपेंड करता है इसका कॉस्ट। हाँ, ठीक है, तो जो आपका स्विच बोर्ड है अराउंड एक स्विच का जो प्राइस हमारा है 1500 के अराउंड आता है, ओके। है ना। बट लॉन्ग टर्म में आपको इसमें काफी सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ। तो ये देखते हैं अभी जी। इसको अभी इसको ने कहीं पे हाँ, हमने अभी टोटल मतलब अराउंड 10 to 20 इंस्टॉलेशंस किए हैं इंस्टॉलेशंस में और सबके पॉजिटिव फीडबैक्स Okay. हैं, और अब हम इसको ग्रो करने की स्टेज में हैं। भोपाल में ही?
भोपाल में, बैंगलोर में किया हुआ है, काफी आउट ऑफ भोपाल भी हमने काम हाँ, लोगों को अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है सर, तो जी वो स्विच करेंगे और अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाएंगे। तो सर हमें और थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि जैसे हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। पहली बात तो हमने स्टार्टअप्स की बात कर ली जी। दूसरी चीज है सर, जैसे कंपनीज में जैसे बच्चे जो अभी हमारे जैसे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अभी प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे, तो सर अगर वो ऐसी कोई ट्रेनिंग लेते हैं जैसे IoT पे एंड ऑल, तो उसका उनके उसमें क्या थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फेदर बोलते हैं ना, दैट विल ऐड एन एक्स्ट्रा फेदर ऑन देयर हेड, राइट काइंड ऑफ, तो क्या एडवांटेज उनको मिलेगा, और इसी को वो कंटिन्यू करना चाहे आगे, तो इसमें क्या क्या करियर स्कोप है उनका जी। तो ये इस पे थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि आजकल हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहा है, और तो लेकिन ये जो इस टेक्नोलॉजी पे है, जो लोग आजकल जावा डेवलपर, रिएक्ट, नोड.जेएस सब पे वर्क कर रहे हैं, IoT पे बहुत कम अभी लोग हैं, जिस आप बता रहे हैं कि बहुत कम है, और मैं भी उसी फील्ड का हूँ तो मुझे भी आइडिया है जी। तो इस पे आप बताएं थोड़ा सा कि अगर इसको कोई सिलेक्ट करे, चूज करे, इस पे काम करना चाहे तो कहाँ क्या है उसका एक करियर इसका बन सकता है। ओके, तो मैं IoT फोकस एडवाइस कर देता हूँ, बाकी तो है ही, बच्चे करते ही हैं। तो यूजुअली हम जैसे IoT जो कंपनीज हैं जी, ये बहुत कम लोग को पता होता है कि IT कंपनीज में भी IoT में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर आप अपने रिज्यूम में IoT डालते हैं तो IoT कंपनी आपको हायर करे, इसका सबसे ज्यादा चांसेस है, बिल्कुल, रादर देन एक प्रॉपर IoT कंपनी आपको हायर करे। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अभी IoT पे बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, सारी कंपनी उस लेवल पे काम करती है। भोपाल में भी सर, जैसे आपके, जैसे मुझे तो नॉलेज है आपके बारे में, थोड़ा सा बताइए कि इस टाइप की सर्विसेज और भी कोई कंपनीज कैटर कर रही हैं, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी ऑफर करती हैं? मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया IoT के बहुत लिमिटेड एक्सपर्ट्स है, तो नेशनल लेवल पे बहुत लिमिटेड कंपनी जी है सर। तो इस वजह से तो मुझे भोपाल का तो आइडिया नहीं, लेकिन हाँ हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे में, पूना में काफी सारी कंपनी है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी सारी कंपनी ईवी सर, बिल्कुल सर। तो ईवीज को भी लोग ऐसा समझते हैं कि वो आपके मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स काम करेंगे, जबकि ईवी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन IT लोगों का भी बहुत ज्यादा काम है। तो इन कंपनीज में भी जो है वो काफी स्कोप है। ये जरूर होता है कि इनका इनिशियल पैकेज थोड़ा कम होता है, और वहाँ पे हम लोग मात खा जाते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग सिर्फ लिक्रेटिव ऑफर चाहिए हम। यस, हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑफर कहाँ पे है। जब आप एक बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आप छोटा काम करते हैं, बिल्कुल सर। जब आप एक थोड़ी मिड साइड और छोटी कंपनी में आते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं, उसको आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, फिर आपके आगे की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जी सर, बिल्कुल, ये बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। और सर हमें जानकारी आप दीजिए, जैसे आपने बताया ऑटोमेशन वाला भी आपने काफी बना रखा है, स्मार्ट ऑफिस क्रिएट किया, थोड़ा सा अगर हम उसकी झलक दिख पाए तो आप हमें एक झलक भी दिखाइएगा। तो मैं अपने स्मार्ट वॉच यूज करके अपने इस केबिन की लाइट को भी बंद करता हूँ। बिल्कुल, कैबिन लाइट बंद कर दो। देखिए लाइट आपकी बंद हो गई है। बिल्कुल, स्विच ऑन कैबिन लाइट। स्मार्ट स्विच बोर्ड, so I'll control this smart switchboard with my smart watch. Switch on reception fan. So you can see that fan is on, and जो इंडिकेशन है वो आपका फुल दिखा रहा है। मैनुअली भी हम इसके जो स्पीड है वो यहाँ से स्विच की मदद से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द डिवाइसेस। तो मैनुअली अगर आपको करना है तो आप स्विच की मदद से कर सकते हैं, अदरवाइज वॉइस कमांड से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो इस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इवन रीजनल लैंग्वेज भी आप इसमें मल्टीलिंगुअल है, मतलब आप। बिल्कुल सर, ये चीज बहुत अच्छी है। और आप देख पा रहे हैं कि जो हम टेक्सचुअल जो हम लोग एक ज्ञान हम लोग लेते हैं बेसिकली करिकुलम में, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अगर आप लाइव देख लें तो कितना रोचक वो चीज बन जाती है। जैसा अभी आपने एक डेमो देखा, तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ और मेरी हमेशा यही समझाइश रही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे तो ज्यादा उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, और बहुत ही रोचक वो चीज बन जाएगी आपके लिए, और फिर काम में मजा आने लगेगा, काम नहीं लगेगा फिर आपको। तो सर बहुत ही अच्छा आपने बताया। और सर
हमें और सर इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसे कि जो आपने अभी एक हमें डेमो भी दिखाया लाइट कंट्रोल सिस्टम, तो और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं? तो अब देखिए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे लेके चलते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की लोगों की। स्मार्ट होम डिवाइसेस तो हैं, लेकिन नए घर में लगाना है, पुराने घर में लगाना है, बहुत सारी चीजें जी। वाईफाई आपके बेंगलोर में क्या होता है, सभी लोग अच्छा वाईफाई यूज करते हैं क्योंकि वो हर समय काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे भोपाल शहर में वाईफाई हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। प्लस पुराने घर में लग पाएगा क्या जी, ठीक है। तो अभी हमें आपको एक हमारा स्विच बोर्ड भी दिखाएंगे जो एक्चुअली ये सारे काम करता है। ओके, तो उसका अपन डेमो देखेंगे। तो वो मैनुअली कंट्रोल होता है कि इसको भी तो मैनुअली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसमें एनर्जी मॉनिटरिंग का फीचर है। ओके, तो सारी चीजें हमने इंटीग्रेट कर दी और ये हम एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो आपके पास सेंट्रल मॉनिटरिंग है। अब इसके साथ साथ आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, आपकी सेफ्टी, एनर्जी सेविंग, स्मार्ट होम, ये सारे फीचर हमने एक साथ जोड़ दिए हैं। और ये पूरा प्रोडक्ट जो है हमने पूरा स्क्रैच से खुद डिजाइन किया है। मैंने खुद एक एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे डिजाइन करके, मतलब मेरी टीम करती है, बट पूरा मॉनिटरिंग। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये आपने ही एक टाइप से बोल सकते हैं इन्वेंट किया है कि मार्केट में और कोई मेरे ख्याल से इस टाइप का सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट अभी तक तो नहीं होगा। स्मार्ट होम वाईफाई बेस्ड बहुत कॉमन अवेलेबल है। हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उसमें हमने वाईफाई को ऑप्शनल बना दिया है और एनर्जी मॉनिटरिंग उसमें हमने ऐड करी है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड है, कोई भी स्विच बोर्ड आपका चेंज हुआ था, हमने इसको बहुत मॉड्यूलर डिजाइन बनाया है। तो हमारे यही सारे जो एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से इसको बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है किसी भी जगह पे। बहुत डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट रखा होगा। बहुत कॉम्पैक्ट रखा है, दिखाऊंगा भी मैं। मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन रखी कि हमारा जो एक मॉड्यूल है वो 5x5x5 सेंटीमीटर में फिट होना चाहिए। क्योंकि जब हमने स्विच बोर्ड ओपन किए तो देखा वहाँ पे हमें इतना ही गैप मिल रहा है और हम इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टारगेट कर रहे थे कि भाई हर घर में फिट होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहीं लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मार्केट में टच बेस भी बहुत होते हैं, हमने टच को अभी अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि टच पे जब पानी जल जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। हमने इसको पुश बटन बेस बनाया, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर ऐड किए हमने। कई ऐसे स्मार्ट होम भी मार्केट में मिलते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आप स्विच के बैक में लगा सकते हैं। जैसे आप स्मार्ट बल्ब, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग स्मार्ट बल्ब है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको बटन ऑन छोड़ना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट बल्ब लगाते हैं तो आपको बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, बटन तो चालू है, लाइट तो बंद है। तो स्मार्ट चीजें बन रही है, लेकिन स्मार्ट लोगों के लिए बन रही है। हाँ, बिल्कुल। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो नॉन स्मार्ट लोग भी अच्छे से आराम से यूज कर सके। सर बिल्कुल, पुराने मायने से वो चेंज ना हो। यस, बिल्कुल, उसको ध्यान में रखते हुए आपने चीज करी है। बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं सर। आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ऐसे और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करें और जो हमारे भोपाल में जो बेसिकली एक लैक ऑफ अवेयरनेस है थोड़ी सी, वो धीरे धीरे दूर होगी और लोग काफी मतलब इन चीजों को अवगत हो, समझे और अडॉप्ट करें, ताकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जीवन है, थोड़ा आसान बने। मेरी उम्मीद है। सर थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि बेसिकली जो IoT है उसमें और ML एंड ऑल डीप लर्निंग मॉडल्स और सब लोग का इंटीग्रेशन आज करके प्रिडिक्शन एनालिसिस वाला काम चल रहा है। तो जैसे मैटलैब का आपने बताया, थोड़ा सा हमें बच्चे भी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे किस प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हैं? तो मैटलैब सिमुलेशन वगैरह उनको थोड़ा आना चाहिए, या क्या डोमेन में थोड़ा अपना एक उनको एक्सपोजर देना चाहिए जिससे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग पा सकेंगे इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे और थोड़ा सा एक अच्छी समझ डेवलप कर पाएंगे। तो इंजीनियरिंग का पूरा बेस क्या है? मैथ्स। बिल्कुल सर, राइट। तो आप ये स्मार्ट होम अगर हम बना रहे हैं तो इसमें मैथ्स लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर हम बना रहे हैं तो इसमें मैथ्स लगा हुआ है। तो मैटलैब यही कहता है कि अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसको हम नाम देते हैं सिमुलेशन का, राइट। तो हम लोग मैटलैब को एज अ सिमुलेशन टूल यूज करते हैं जब हमें कभी कोई डिजाइन करना है, टेस्ट करना है, बट प्रैक्टिकल हार्डवेयर हमें खुद ही बनाना पड़ता है, राइट। तो एज अभी आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें मैटलैब का काफी यूज हो रहा है। काफी यूज है सर। हाँ, और काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है इस मैटलैब अगर आपको अच्छे से आता है तो काफी बेनिफिशियल रहता है। और इसमें बेसिकली वो एक सिमुलिंग टूल है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें भी जो है आपके शायद एम्बेडेड टूल है, उस पर ज्यादा फोकस। उसमें सर कई मैंने जैसे जितना मैंने उसको सर्व किया उसमें कई मॉडल्स भी इंटीग्रेटेड हैं। जैसे आप अपना उसमें आप
अगर आपको कोई टेस्ट शीट्स वगैरह है या कुछ है तो उसको आप अप्लाई करके उसका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और जैसे NS2 सिमुलेशन वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे सिमुलेशन आप डिजाइन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो काफी, बट वही है कि उसका एक प्रॉपर बच्चों को थोड़ा सा आना चाहिए। तो इस पे भी आप लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? हाँ, मैटलैब पे भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं, कैसे क्या स्टार्ट करना है, सिमुलेशन सारी चीजें और सर हमें एक चीज ये भी आपसे जानकारी चाहिए थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थे और फिर आपने एक ऐसी नीश चूज करी जिसमें कि IT CSE का भी नॉलेज काफी मायने रखता है। जी, तो आपने शुरू में क्या क्या चीजों पे फोकस किया? जैसे आपने अपने जर्नी के बारे में बताया कि मैं बच्चों को पढ़ाता था पहले, तो क्या क्या चीजों पे पहले आपने फोकस किया एज ए बिगिनर, जो आपको लगा कि ये चीजें मुझे सीख लेनी चाहिए, इस पे कमांड कर लूंगा तो मैं इस पे जंप कर सकता हूँ? तो वो चीजें थोड़ा बताएंगे एज ए बिगिनर, जो बच्चे भी हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सर मुझे कैसे करना चाहिए। क्योंकि जैसे नॉन टेक इन द सेंस अगर मैं कहता हूँ तो टेक मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ द बीटेक कोर्स के बाहर का कोई बच्चा, ये नहीं बोलना चाहता मैं। बोलता हूँ CSE IT को छोड़कर कोई बच्चा, जैसे सिविल मैकेनिकल के आजकल वो भी IT सेक्टर्स में काफी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में है, तो वो भी उनके लिए भी डोर एंट्री है ओपन। तो उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए ताकि जैसे आपने सीखा उस पर कमांड करना चाहिए ताकि वो बेटर सर्व कर पाए? बिल्कुल। तो जैसे हम अभी IoT पे काम करते हैं जी, तो IoT पे हम पूरी प्रोग्रामिंग एम्बेडेड C लैंग्वेज पे करते हैं। एम्बेडेड C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज मेरा खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते, जो आप बेसिक समझ के छोड़ते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली अब जैसे लैंग्वेजेस में बात करें जी, तो C लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर के बहुत पास है। बिल्कुल, है ना, ये हार्डवेयर के पास होना मतलब अगर C लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं जी, तो वो सबसे कम एफर्ट्स के साथ हार्डवेयर उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है। जी, बिल्कुल। तो हार्डवेयर हम ज्यादातर एम्बेडेड C पे काम करता है, जी, लेकिन आपके हाई लेवल कॉन्सेप्ट जो है वो पाइथन, फिर जावा, ये सारे लैंग्वेजेस पे आपके काम करते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप C लैंग्वेज तो बिल्कुल सीखें। जी, तो मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले बच्चा C लैंग्वेज सीखे, ठीक है। सबसे पहला आपका C लैंग्वेज होना चाहिए, जी, फिर आप जावा, .NET जो भी आप लैंग्वेज सीखेंगे जी, वो बड़े आराम से सीख सकते हैं, जी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको IoT पे जाना है जी, तो आपको IoT जैसे कोर्सेज करने चाहिए। जी, आपको नेट पे बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, वो आप चाहे कॉलेज लेवल पे करें, चाहे किसी इंटर्नशिप में जाके करें, जी, है ना। एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि किसी ने सिखा दिया और हाँ, आपने थोड़ा बहुत हाथ बता दिया। रियल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। तो अभी मैं तो सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप जी, इंटर्नशिप जरूर करें। हाँ और सर, इंटर्नशिप भी 1 या 2 महीने की नहीं, कम से कम 3 महीने की, कम से कम 3 जिसमें आप किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करें। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आपको टेक्निकल नॉलेज मिलता है जिसमें जी, आप बुक से एक रियल वर्ल्ड में आते हैं जी, कि बुक में आपने देखा था कि ये हो रहा था, रियल वर्ल्ड में तो कुछ और ही हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करें। हाँ, रियल वर्ल्ड इज लाइक फेसिंग प्रॉब्लम ट्राइंग टू सॉल्व इट, फेसिंग प्रॉब्लम ट्राइंग टू सॉल्व इट, बिल्कुल, ठीक है। जबकि बुक में क्या, आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया, एग्जाम पास करी, भूल गए। सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक स्कोर को टारगेट करके चलते हैं कि मुझे इतना या पास होना है या इतना स्कोर करना है, CGPA अच्छे बनाने हैं, बस। राइट। दूसरा जो आपको सीखने को मिलता है वो है कि रियल वर्ल्ड में आपको मैच्योरिटी के साथ कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, हाँ, कैसे आपको सारे रिसोर्सेज जुगाड़ने हैं, कैसे जी, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। जी, तो आपका एक आउटलुक बदल जाता है, जी, वो आपका कॉलेज एनवायरनमेंट पे अभी नहीं अवेलेबल है, बिल्कुल, राइट। अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली एक पूरा 6 मंथ का सेमेस्टर वो इंटर्नशिप के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि आप 1 और 2 महीने में कुछ खास नहीं सीख सकते, नहीं, वो आप तो 1-2 वीडियो से कुछ नहीं सीख बिल्कुल, सकते, बिल्कुल सर। वही बात। तो आपको एक टाइम देना पड़ेगा। जी, जी, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिए हाँ। यहाँ पे आप सब लेवल से बच्चा क्या करना चाहिए? जैसे मतलब बेसिक लेवल से अगर कोई बात करे तो जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग आजकल पहले के समय में और अभी भी देखते हैं, सब फैक्टोरियल इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फाइबोनाची सीरीज और प्राइम नंबर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये सब जो बेसिक पैटर्न वाले प्रोग्राम बना के देखते हैं बच्चे। तो ऐसे ही हम लोग जैसे IoT में जो पहला एक जो अगर हैंड्स ऑन को लेना चाह रहा है एक्सपोजर, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले तुम ये करके देख लो? तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा प्रोग्राम से बाहर आए, हाँ, आप प्रोजेक्ट पे जाए, प्रोजेक्ट पे जाए। फिबोनाची सीरीज, ये हाँ, सारे जो आपने हाँ, इसका कोई मतलब कोई नहीं। मतलब, हाँ, आप एक वेब पेज बना सकते हैं, हाँ, आप कोई एक कैलकुलेटर बना सकते हैं क्या, हाँ, पहले तो आप उस पे जाइए। पहले तो उस पे सही बात। सिमिलरली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी क्या आप एक मोशन बेस्ड हाँ, लाइट कंट्रोल बना सकते हैं, हाँ,
क्या आप एक एग्रीटेक बना सकते हैं, हाँ। क्या वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बना वेदर सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम बना ठीक सकते है। हैं, बिल्कुल। फिर उसमें क्या क्या चीज जरूरत है उसको सीखिए, बेसिक एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ऑल, बहुत सारे आजकल। राइट। तो इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया। अगर जी। मैं कॉलेज और रियल वर्ल्ड बताऊं तो रियल वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्ट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम एंड टू एंड, शुरू से लेकर आखिर तक आपको करना है। जी सर। और कॉलेज में आपने एक प्रोग्राम बना लिया, फिबोनाची इम्प्लीमेंट कर लिया, या एक फॉर लूप लगा दिया, हाँ। एक रिकर्सिव लूप Recursive लगा, loop आपको लगा, गए हो गए खुश। रियल वर्ल्ड इज दिस Yes, sir. और एजुकेशन इज दिस। Yes, आपको यहाँ से यहाँ जंप करना है। बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको करके देखना। जी। बेसिकली आपको मतलब नॉट जस्ट सिंपल प्रोग्राम या ऐसे, वो तो ठीक है, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, कोडिंग करके आपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, लेकिन जब तक एक प्रोग्राम जो फुल फ्लेज प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, आजकल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कर रहे हैं, ये सब इसके साथ ही साथ आजकल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, तो जो कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे अवेलेबल है ओपन सोर्स में, जिसका आप ईआरपी मॉडल देख करके आप ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट या क्लोन करने की कोशिश करें कि मतलब, और अगर आप वो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मैं कर सकता हूँ। तो मतलब कोशिश करनी चाहिए ये सब चीजों में, बच्चों को रुझान थोड़ा सा थ्रू एकेडमिक्स, जब वो अंडर ग्रेड का कोर्स परस्यू कर रहे हैं या पीजी का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तब उन्हें करना चाहिए। सर का ये सुझाव था, बहुत बढ़िया सर। सर और कुछ बातें जो हम आपसे आपको बता, हम हमारे बच्चों से दर्शकों को शेयर करना चाह रहे हो, आप जो हमने आपसे ना पूछा हो तो थोड़ा आप उस पर भी अपने बता सकते हैं, कुछ चर्चा कर सकते हैं। जी, पहले तो मुझे काफी खुशी हुई कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे भी प्लेजर इज माइन कि आपने भी टाइम दिया। जी, और इतना अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। जी जी सर। बच्चों को मैं यही कहूंगा कि 4 साल आपके पास हैं, जी सर। उसके बाद ये 4 साल आपके कभी वापस नहीं आते। बिल्कुल सर। मुझे भी आज अपनी इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा याद आती है। जी जी बिल्कुल। और हमारे टाइम पे तो इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते थे। मैं जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था तब पहली बार इंटरनेट से हमारे आए थे। आज आपके पास इंटरनेट है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप इंटरनेट का 80% यूज यूट्यूब अपने या फिर वेब सीरीज पे करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप उसका सिर्फ 10% भी अपने एरिया को स्टडी करने में करेंगे, जी ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपने डोमेन में बहुत आगे जाएंगे, जिस भी डोमेन से आप हैं। जी जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो छोटा सा सुझाव मैं दूंगा, अगर आपको लाइफ में जो भी कुछ करना है जी तो उसका आप अपने रूम में एक ऐसा कुछ पेज बना दीजिए, कुछ लिख दीजिए और वो नोट कर लीजिए कि लिख दीजिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो रहने दीजिए। ऐसा कहते हैं कि आप जब रोज एक एक चीज देखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके एक पूरे काम करने के स्टाइल में आ जाता है और वो चीज आप इम्प्लीमेंट कर जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेट ऑफ गोल्स या आपकी बकेट लिस्ट में आप वो चीज रख दें कि ये चीजें मुझे करनी है, और जब आप उसको रोज देखेंगे मतलब हर चीज, तो आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और वो चीज आपके ध्यान में आएगी और आप कर भी लेते हैं। और मैं ये खुद अभी कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे मेरा एक व्हाइट बोर्ड है, वहाँ पे मैंने जो भी काम मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर सकूँ और वो फिर टाइमली मैनर में हो जाते हैं। तो 4 साल आपके सबसे बेहतरीन साल हैं और आपके करियर बनाने के सबसे इम्पोर्टेंट साल है। आप उनको यूज कीजिए और अभी बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, तो उस रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कीजिए और आगे आप सक्सेस करिए। इंडिया ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से, हर चीज सिंगल विंडो हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सपोर्ट दे रही, तो बहुत ही ये राइट टाइम भी है आप लोग के लिए कि आप जो आउट ऑफ द लीग कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। फंडिंग एक इशू अब नहीं रह गया जैसा पहले था, फंड का भी कोई इशू नहीं है, और इतने सारे मेंटर्स हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो कि अपने फील्ड में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उनसे आपको मुखातिब करा सकें, रूबरू कर सकें, भले ही वर्चुअली, लेकिन जिनकी सलाह, जिनकी समझाइश पे और जो उनसे हम लोग चर्चा करते हैं, जो भी हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है वो आप तक पहुंचा सकें और आप लोग अपने जीवन में बेहतर बने, उस पर अमल करें और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको सकारात्मक रूप से कर सकें। तो इसी के साथ मैं सर इस वार्ता को यहीं पे समाप्त करूंगा। 4 पंक्तियों आपको मैं मोटिवेशन के लिए कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग सपने देखिए, उसको साकार करिए, सपना को उद्देश्य बना लीजिए, सपना नहीं रहना चाहिए, उद्देश्य बना लीजिए। जब आप उद्देश्य बना के काम करेंगे तो आप उसको जरूर हासिल करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को मैं यही समाप्त करता हूँ।
तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए